नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी वीटू एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए रेलवे एनटीपीसी का भी जो आपका हाल ही में 2021 में सीबीटी 1 का पेपर संपन्न हुआ है, उसके महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम आपको 1-2-2021 की लास्ट शिफ्ट के जो भी महत्वपूर्ण जीएस, जीके और जीए क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कराने जा रहे हैं। इस सेट में लगभग सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 40 प्रश्नों में से क्या 25 से 30 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। यह हमारी सामान्य अध्ययन सीरीज का 7वां वीडियो है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के 6 सेट कराए हुए हैं, जिसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ही नगर पालिकाएं, स्थानीय निकाय और बोर्डों का जाल जो था वो बनाने का काम स्टार्ट किया था 1882 में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि नागरिक सेवा का जन्मदाता या फिर भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को सही कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को सही कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। पहले ऑप्शन में लिखा गया लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के समय में मार्लो मिंटो सुधार आया था 1909 का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड मेयो ने 1872 में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट की थी। भारत में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर 1881 से लॉर्ड रिपन ने इसे 10-10 साल में स्थायी तौर पर कर दिया। तो 10 साल से जनगणना हमारी स्टार्ट हुई है 1881 से। लेकिन अगर पहली बार की बात करेंगे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था। देखिए आपसे ये नहीं पूछा गया कि किसने किया था, आपसे पूछा गया कि टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कब किया था? 1875 में किया था। लेकिन अगर टेलीफोन के पेटेंट की बात करेंगे तो 1876 में जाकर के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट अपने नाम कर लिया था। इसलिए सही ऑप्शन होगा 1876। अब आपको देखिए सन भी याद करके चलना पड़ेगा, नाम से काम नहीं चलेगा। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, ये भी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं परिस्थितिकी। परिस्थितिकी मतलब होता है जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ में जो संबंध होता है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी और हिंदी में कहते हैं परिस्थितिकी। तो ये शब्द है वो किसने दिया था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा अर्नेस्ट हेक्कल ने 1866 में ये शब्द गढ़ा था। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछता है कि इकोसिस्टम, देखिए इकोलॉजी तो आप जान गए, अर्नेस्ट हेक्कल ने दिया। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, जिसे हिंदी में कहते हैं पारितंत्र। तो टेंसले नाम याद रखिएगा, ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। टेंसले की बात करेंगे, इकोसिस्टम टा या ना इकोसिस्टम में, तो टेंसले सही कर दीजिएगा। और इकोलॉजी का ला आ रहा है तो आप लोग अर्नेस्ट हेक्कल सही कर दीजिएगा। ये थोड़ा से वर्ड प्ले बनाकर चलेंगे तो दोनों चीजें आपको याद रहेंगी। चौथा क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरॉक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथ से होता है, जिसे हम लोग आउट ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, कभी आउट ग्रंथ लिख के आ जाए तो इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जहां से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगर हमें आयोडीन की मात्रा सही से नहीं मिलेगी खाने में, तो ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का श्रवण कम हो जाता है और घेंगा नामक रोग, गले में सूजन आ सकती है। इसलिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए अनाउंस किया गया था नाम जाकर के 24 दिसंबर 2014 को, मिला जाकर 2015 को। 2015 में 2 लोग को मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को। तो सही ऑप्शन होगा मदन मोहन मालवीय। 24 दिसंबर 2014 को इसलिए अनाउंस किया गया था क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पड़ता है। इसी दिन हम लोग मनाते हैं सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर। तो 24 दिसंबर 2014 को अनाउंस किया गया नाम,
कि मिलेगा जा करके, तो 2015 में 2 लोग को मिला, 2014 में 2 लोग को मिला था, सचिन तेंदुलकर और CNR राव को मिला था, ये भी नाम याद रखिएगा। अभी लेटेस्ट वाले की बात करेंगे तो 3 लोग को मिला है 2019 में, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। तो ये नाम 3 आप याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को 2019 का भारत रत्न पुरस्कार मिला। 2015 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, 2014 में सचिन तेंदुलकर और CNR राव। तो ये लेटेस्ट वाले मैंने आपको सभी बता दिए हैं। भारत रत्न पुरस्कार कब से मिलना प्रारंभ हुआ? 1954 से। सबसे पहले किसे मिला था? राधा कृष्णन जी को मिला था। छठवां क्वेश्चन है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। प्रोटियम तत्व का नाम आपने सुना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले समस्थानिक को हम लोग प्रोटियम कहते हैं, दूसरे समस्थानिक को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं और तीसरे समस्थानिक को हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। तो आपसे पहले की बात कर रहा है, ये प्रोटियम की बात कर रहा है। और न्यूट्रॉन आप कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या को घटा दें। अगर 1 और 1 को घटा देंगे तो उत्तर निकलेगा 0, मतलब 0 जो होगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी इसमें। तो पहले वाले में प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0, दूसरे वाले में ड्यूटेरियम में बात करेंगे तो 1 न्यूट्रॉन होंगे और तीसरे वाले में बात करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से 0, 1, 2 इन तीनों में हमने आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बता दी है। आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सही ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका संग्रह होता है? जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल खोलेंगे तो वहां पर आपको रो कॉलम में इस प्रकार से क्या नजर आती हैं? तो वहां पर वर्क शीटें आपको नजर आती हैं। तो वर्कबुक जो होती है वर्क शीटों से मिलकर बनती है। ढेर सारी जब वर्क शीटें मिल जाएंगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेल में वर्कबुक कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन होगा दूसरा। अब कैसे पढ़ेंगे आप? एक्सेल में वर्कबुक जो होती है वर्क शीटों का संग्रह होती हैं। ढेर सारी वर्क शीट मिलकर के वर्कबुक का निर्माण करती हैं। 8वां क्वेश्चन है, पूना समझौता जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं, कब हस्ताक्षरित किया गया था? किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। उस समय गांधी जी यरवदा जेल के अंदर थे, तो जेल के अंदर ही पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये 4 ऑप्शन दिए गए, APJ अब्दुल कलाम, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर विक्रम साराभाई। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो राकेश शर्मा थे। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। कब गए थे? 1984 में गए थे। सोवियत संघ रूस के 2 और अंतरिक्ष यात्री थे, एक स्वयं थे। 3 लोग 1984 में कजाकिस्तान से गए थे। उस समय कजाकिस्तान सोवियत संघ के अंडर में आता था, तो वहीं पर से गए थे। 1984 में जब अंतरिक्ष में पहुंचे तो इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से बात की कि भारत जो है अंतरिक्ष से कैसा दिख रहा है। तो राकेश शर्मा ने अच्छा जवाब दिया था वहां से कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ऐसा इन्होंने बोला था। ये डायलॉग काफी फेमस भी है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो सही ऑप्शन होगा राकेश शर्मा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए, यूएसए में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यूएसए में अंतरिक्ष यात्री को बोला जाता है एस्ट्रोनॉट्स और रूस में अंतरिक्ष यात्री को क्या बोला जाता है? कॉस्मोनाइट्स बोला जाता है, कॉस्मोनाइट्स। ठीक है, चीन में क्या बोला जाता है? चीन में अंतरिक्ष यात्री को बोला जाता है टाइकोनाइट्स। तो टाइकोनाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनाइट्स ये सभी नाम हैं जो अलग अलग अंतरिक्ष यात्रियों को अलग अलग देशों में पुकारे जाते हैं। तो राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थे। कब गए थे? 1984 में। 10वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो हमेशा प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। लेकिन उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। आपसे पूछ रहा है नवंबर 2020 तक, तो राजीव कुमार ही बने हुए हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन। अगर आपसे CEO पूछे, नीति आयोग के CEO, तो अमिताभ कांत को सही कीजिएगा। ठीक है, कब बना था नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। 11वां क्वेश्चन है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम लोग कहते हैं अमृत योजना, ये किससे संबंधित है? बताइए।
अमृत योजना आई थी 2015 में और ये संबंधित है मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। जैसे मूलभूत नागरिक को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, किसी शहर में रहते हैं, किसी गांव में आप रहते हैं, तो वहाँ पर शहरों में जलापूर्ति जो है, साफ सफाई होनी चाहिए, सीवेज का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, कूड़ा का प्रबंधन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़िया रास्ताएं होनी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा और पार्क होने चाहिए। ये सब जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं उसके लिए ये अमृत योजना स्टार्ट की गई थी 2015 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? सही ऑप्शन होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 चीजें बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो काफी फेमस है, कुतुब मीनार की स्टार्टिंग भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी और एक मस्जिद बनवाई थी, कुवुत उल इस्लाम मस्जिद, ये नाम है, दिल्ली में बनवाई थी। ये 3 चीजें जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसका सेना नायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था, याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस तो सबको याद रहता है, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2021 को मनाया गया आपकी बार। और अब की बार की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और 2021 में पर्यावरण दिवस जो मनाया गया तो इसमें मेजबानी किसने की? तो पाकिस्तान देश ने की। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। सबसे पहले 5 जून 1974 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था 5 जून को। 14 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? कंप्यूटर में आप लेफ्ट साइड में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर स्टार्ट के पास में कमांड्स की एक लिस्ट होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? मेनू में क्या होता है कि कमांड्स की एक लिस्ट होती है जहाँ से आप कुछ भी कमांड दे सकते हैं। सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? देखिए चांदी क्या होती है, धीरे धीरे करके काली पड़ने लगती है। अब किस कारण से? चांदी होती है Ag और Ag क्रिया करती है H2S से। H2S वायु में होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ साथ ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेती हैं। जब तीनों चीज़ों से क्रिया करती है तो बनता है जाकर के Ag2S जो कि काला कलर का हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन होती है। तो चांदी किससे क्रिया की? यहाँ पर देखिए एस से क्रिया की ना, सल्फर से क्रिया की। सल्फर को हम लोग कहते हैं गंधक। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। इस प्रकार से चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है गंधक से क्रिया करने के कारण। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बताइए, क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, अब तो आपकी जुबान में होगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, हमारी सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? जो हमारा सौर मंडल है मतलब सूर्य और उसके उपग्रह जो हैं वो किस गैलेक्सी में आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन आकाश गंगा, जिसे हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं और हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। और ये कैसा, इसका आकार कैसा है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मिल्की वे का आकार कैसा है, तो सर्पीले आकार की है। इसका 80% भाग जो है वो सर्पीला है। दूसरे ऑप्शन लिखा गया एंड्रोमेडा, जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है उसके सबसे नज़दीक की बात करेंगे, दूसरी गैलेक्सी जो है सबसे नज़दीक में वो एंड्रोमेडा है, जिसे हिंदी में देवयानी कहते हैं, इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको मालूम हो गई। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीक वाली आकाश गंगा है जिसे हम लोग कहते हैं देवयानी या फिर एंड्रोमेडा। याद रहेगा कैसा आकार है हमारी आकाश गंगा का? सर्पीले आकार की है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचारित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? अब जैसे कॉलोनियाँ आपको मिल रही है ना, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ही मिल रही हैं। तो इसका पहले किस नाम से थी ये? पहले थी ये इंदिरा आवास योजना। अब देखिए नई सरकार आएगी तो पुरानी सरकार के नाम से तो कोई योजना चलाएगी नहीं, उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। अब ये किसी के नाम से नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री के नाम से है तो जो प्रधानमंत्री आएगा उसी के नाम से चलेगी। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। 2022 तक इसका लक्ष्य है कि हम 2 करोड़
मकान बना करके गरीबों को देंगे। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य है। 19 नंबर क्वेश्चन है, रायसीना हिल्स कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। देखिए, दिल्ली में एक पहाड़ी थी जहाँ पर रायसीना परिवार के कुछ लोग रहते थे, इसलिए उस पहाड़ी का नाम जो पड़ गया वो रायसीना हिल्स पड़ गया। अब आपसे पूछा गया है कि रायसीना हिल्स कहाँ पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन को पहाड़ी के पीछे छुपाने के लिए, आक्रमण से बचाने के लिए इस पहाड़ी का सहारा लिया और राष्ट्रपति भवन हो गया, जैसे आपका संसद भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, विजय चौक हो गया, राजपथ हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो रायसीना हिल्स के पास बनाई गई हैं सुरक्षित रखने के लिए। पहले राष्ट्रपति भवन का नाम जो होता था वो वायसराय हाउस होता था, ठीक है। जब अंग्रेज गए यहाँ पर से तो हमने इसका नाम चेंज करके राष्ट्रपति भवन रख दिया। पहले इसे कहा जाता था वायसराय हाउस। और किसने ये सब बनवाया था? लुटियंस। लुटियंस की दिल्ली कही जाती है, आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये लुटियंस की डिजाइन की हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, अस्पताल से क्या निकलता है? प्लास्टिक के बैग निकलते हैं, दवाइयों के पत्ते निकलते हैं, इंजेक्शन निकलते हैं, ग्लूकोज की बोतलें निकलती हैं, खून निकलता है। ये सब चीज़ें जो आती हैं इनको आप जला नहीं सकते हैं, जलेंगे नहीं। अगर ऐसे फेंक देंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा लोगों को। तो इन सब चीज़ों के जैविक कचरे के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण करना। ये भस्मीकरण जो होता है मशीन के द्वारा होता है, ये आप इसको जलाना नहीं कहेंगे। इसमें क्या होता है, मशीनें क्या करती हैं, एक रासायनिक अपक्रिया उसमें होती है जिसमें हम इसको चेंज कर देते हैं राख और धुएं में। तो ये कार्बनिक रूप से रासायनिक अपक्रिया है जो काफ़ी महंगी प्रक्रिया है, लेकिन जैविक कचरे का निपटान करने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस के पेरिस में है। सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि यूनेस्को द्वारा भारत की विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल शामिल हैं। अभी लेटेस्ट की बात करें हम तो सितंबर तक की बात करें तो आप लोग बताइए, सितंबर 2021 तक यूनेस्को द्वारा भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं? आपके ऑप्शन है 38, 40, 42 और 36। ये आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, अभी तक के आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस काफ़ी नया दिवस आपसे पूछा गया, काफ़ी कम लोग ये याद होगा। सही ऑप्शन होगा 16 मई। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस या फिर श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियर का जन्मदिन होता है इस दिवस को, तो इसीलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को, और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। 1 मई को श्रमिक दिवस या फिर मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन नया वाला आपको याद रखना है, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप मालूम है कहाँ पर है? असम में पड़ता है। और असम से होकर के मणिपुर जाने वाला एक NH-37 ये रास्ता पड़ता है, नेशनल हाईवे है जो कि असम से मणिपुर को जोड़ता है, और इसी काजीरंगा उद्यान से होकर के बीच में गुजरता है। काजीरंगा किस लिए फेमस है? एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर पाया जाता है। तो इस उद्यान के बीच से ये रास्ता जाता है NH-37। तो क्या होता है कि जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो बीच में जानवर आ जाते हैं, तो उनसे जानवरों को खतरा हो जाता है, कुछ जानवर ख़त्म भी हो जाते हैं। अब ये रोड यहाँ से नहीं निकलती तो फिर कहीं से निकल भी नहीं पाती, तो भारत सरकार की मजबूरी थी क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से निकालना ही था। तो इसमें जो है जानवरों के लिए थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है, वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है NH-37। तो सही ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब अगर आप इस न्यूनतम आयु के हो गए हैं तो आप वोट डालने जा सकते हैं। तो मिनिमम आयु जो है वो 18 वर्ष रखी गई। अभी तक तो 18 वर्ष है, बाकी मोदी सरकार की योजना है कि जल्दी से 16 साल करने की है। अब देखते हैं कब तक प्लान बनता है।
सबसे पहले की बात करेंगे तो 1989 में पहले 21 साल होती थी। 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया राजीव गांधी जी के द्वारा, तो 21 से घटा करके 18 साल कर दी गई। ठीक है, तो अभी 18 साल ही चल रही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? ये 4 ऑप्शन आपको दी गए हैं, बताइए सबसे अच्छा वीणा वादक कौन था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन, समुद्रगुप्त जो था वो वीणा वादक का शौकीन था, क्योंकि इसके सिक्के में वीणा बजाती हुई आकृति में इसके सिक्कों में बनी हुई थी कि समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है। इसी से मालूम चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा का शौकीन था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो ये विष्णु का उपासक था और इसको उपाधि दी गई थी अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी दी गई थी। और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसके दरबारी कवि के नाम आपसे पूछा जाता है, हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो ये सारी चीजें आपको याद करके चलनी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एफएओ के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? बताइए सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कौन सा देश करता है? सही ऑप्शन होगा चीन देश करता है। चीन सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है, उत्पादन भी करता है। अगर आप YouTube में एक वीडियो देखेंगे तो इसके पास बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं और उन जहाज़ों में ये मछली को लाखों करोड़ों की मात्रा में मछली को पकड़ लेता है उन जहाज़ों में, और उस जहाज़ के अंदर ही मछली काट करके पैक कर दिया जाता है। और जैसे ही जहाज़ जा करके किसी देश में लगता है जा करके, तो वो तुरंत सर्व कर दी जाती है मार्केट में। मतलब मछली पकड़ने के बाद उनको काट करके उनकी साफ सफाई करने के बाद पैकेट बनाने के बाद और जैसे ही समुद्र के बाहर जहाज जाता है मार्केट में पहुंच जाता है। इतना तेज फास्ट काम होता है मछली के क्षेत्र में चीन का। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएम का पूरा नाम आपसे पूछा गया। ईवीएम जिससे आप वोट डालने में ईवीएम इस्तेमाल होता है ना, तो ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी देखिए वीवीपैट की बात भी हो रही है ना, वीवीपैट से कहीं कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जिसको आप वोट डालेंगे ना, जैसे कि कमल को डाल दिया या तो आपने पंजे को डाल दिया, तो उसमें पर्ची में आकर के लिख जाएगा, दिख जाएगा आपको कि आपने किसको वोट डाला। अभी आपको ईवीएम में दिखता नहीं है, आप बटन दबाते हैं उसके सामने तो दिखता नहीं है कि इसी गया है कि किसी दूसरे गया। तो वीवीपैट में ये रखा गया है कि आप दबाएंगे जिसको, वो पर्ची वहाँ पर पेपर ऑडिट ट्रेल में दिख जाएगी आपको कि आपको वोट इसको गया है, जिसको आपने दबाया उसी गया है। तो ये वीवीपैट से चुनाव कहीं कहीं पर हो रहे हैं। सबसे पहले ईवीएम की बात करेंगे तो 1982 में केरल के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था भारत में। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था। तो किस शहर से स्टार्ट हुआ था? बंबई से स्टार्ट हुआ था। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा वाला ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसको तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1784 में। किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी। प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए कुछ अनुवाद विभाग बनाए गए थे इसमें। तो सही ऑप्शन होगा इसका कौन सा ऑप्शन? तीसरा वाला ऑप्शन। सर विलियम जोन्स का नाम आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए बताइए। देखिए अगर हम लोग विश्व की बात करेंगे तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी विश्व में। लेकिन अगर भारत में बात करेंगे, एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की स्टार्टिंग की 1967 और 68 से स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है, अब द्वितीय हरित क्रांति भी आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरी बार भी हरित क्रांति हुई थी 1983 और 84 के बीच में द्वितीय हरित क्रांति हुई। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? सबसे पहले अनाज और खाद्य उत्पादन के बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की स्टार्टिंग की गई थी और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा वो गेहूं और चावल के उत्पादन में पड़ा। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो गेहूं जो है उसका उत्पादन भारत में हरित क्रांति से ज़्यादा बढ़ा चावल की तुलना में। ठीक है, तो याद रहेगा आपको सब चीज़ें। एमएस स्वामीनाथन ने 1967-68 में हरित क्रांति की स्टार्टिंग की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिए।
2-3 बार क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है और रेलवे 2-3 बार इसको पूछ चुका है। तो 100वां शतक जो था वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था 2012 में। स्टेडियम का नाम पूछता है शेरे बांग्ला स्टेडियम, मीरपुर में 16 मार्च 2012 को 100वां शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। यह मैच जो था भारत हार गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी का 100वां शतक पूरा हो गया था। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। जैसे हम लोग काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं मैप में, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, नीचे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस प्रकार से जो अक्षांश हम लोग खींचते हैं तो 1 डिग्री अक्षांश मतलब 0 से अगर 1 तक गए हम लोग तो कितने किलोमीटर के बराबर होगा। ये काल्पनिक रेखाएं जो हम लोग खींच रहे हैं तो कितने किलोमीटर के बराबर होता है हमारा 1 डिग्री अक्षांश। सही ऑप्शन होगा 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, जो इस प्रकार से समांतर रेखाएं होती हैं उन्हें हम लोग अक्षांश बोलते हैं, और देशांतर भी होता है। देशांतर में इस प्रकार से रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर में खींची जाती हैं। अब देशांतर भी आपसे पूछ सकता है कि एक देशांतर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो एक देशांतर 111.32, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इतने किलोमीटर के बराबर होता है। अप्रॉक्स में देखिए दोनों लोग बराबर हैं, लेकिन अगर पॉइंट में दे देगा तो 0.32 जो होगा वो देशांतर होता है किलोमीटर में। तो अक्षांश इतना और देशांतर इतना, दोनों चीजें आपको याद करके चलनी होगी। 33 नंबर क्वेश्चन है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है। मतलब पृथ्वी की जो भू सतह है उसमें वन कितने % है, ये नासा की रिपोर्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो 30% भाग पर ही वन है। ठीक है, जो पृथ्वी का भूभाग है उसके 30% भाग पर वन है, बाकी 70% मानव भी रहता है, इसके बाद पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, लेकिन 30% भाग पर क्या है, वन पाए जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर मतलब होता है झूठ को पकड़ने वाली मशीन। इसका आविष्कार किया था 1921 में। नाम याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, जॉन अगस्टस लार्सन। लार्सन याद कर लीजिएगा लास्ट का। 1921 में लार्सन ने लाई डिटेक्टर मतलब कि पॉलीग्राफ, झूठ को पकड़ने वाली मशीन के रूप में लाई डिटेक्टर को जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में कुछ नली लगा दी जाती है, कुछ तारे लगा दी जाती हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि आपका नाम क्या है, अगर आप झूठ बोलने का प्रयास करेंगे तो आपके शरीर का जो ब्लड प्रेशर होगा बढ़ जाएगा, सांस लेने की गति बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ा हुआ दिखाएगा, हाथ की गति बढ़ जाएगी। इस तरह से मालूम चल जाता है कि आप जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। आपका माइंड कुछ और जानता है और आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं। इसमें पॉलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं ना, वो पॉलीग्राफ से ही बच के निकल जाते हैं। वो पहले से प्रैक्टिस किए होते हैं मस्तिष्क को भ्रमित करने के लिए। तो लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल भी कोर्ट के आर्डर के बाद ही किया जाता है, ऐसे आप कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसे पॉलीग्राफ भी कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। सबसे छोटा दिन साल का कौन सा होता है। सही ऑप्शन होगा 22 दिसंबर। देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य मकर रेखा की ओर चला जाता है। तो मकर रेखा में चला जाएगा तो यहाँ पर ठंडी पड़ती है भारत में, तो ठंडियों में दिन छोटा होता है। तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन पाया जाता है। अगर हम सबसे बड़े दिन की बात करेंगे भारत में तो 21 जून होता है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर जो होता है वो बड़े दिन होता है। ऑस्ट्रेलिया में आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ गर्मी पड़ती है, और यहाँ भारत में क्या होता है, छोटा दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज जो होता है वो मकर रेखा में चला जाता है, और 21 जून को कर्क रेखा में बिल्कुल सीधे होता है, इसलिए 21 जून को हम लोग बड़ा दिन के रूप में मानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिसे हम लोग सर की उपाधि भी कहते हैं। ठीक है, सर की उपाधि वापस कर दी थी या फिर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला नरसंहार के बाद में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें 79 लोगों पर गोली बरसाई गई थी। तो उसके बाद में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी छोड़ दी। कुछ लोगों ने अपनी उपाधियां और छोड़ दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, ठीक है, राय बहादुर की उपाधि जो थी जमनालाल बजाज ने अपनी छोड़ दी थी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को छोड़ दिया था। शंकर नारायण जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जो सदस्य थे उससे हट गए थे। तो 3-4 लोगों ने सब चीज़ें की थी,
इसे आप लोग याद रखिएगा। राय बहादुर की उपाधि छोड़ी थी जमनालाल बजाज ने। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को छोड़ा और सर या फिर नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग कांड के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोड़ दिया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? प्रारंभिक शिक्षा के लिए मतलब प्राथमिक में खाना जो मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए मिड डे मील की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहले इसे प्राथमिक स्तर पर जारी किया गया, 1 से लेकर के 5 तक के छात्रों के लिए मिड डे मील की शुरुआत की गई। फिर 2007 में जाकर के 12 साल बाद जो उच्च प्राथमिक पढ़ने वाले हैं उनको भी मिड डे मील देना स्टार्ट किया गया। तो ठीक है, राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम जो प्रारंभिक शिक्षा में खाना वितरण होता है ना मध्याह्न में मिड डे मील, उसकी स्टार्टिंग 15 अगस्त 1995 में की गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्लासी आपका बिहार के पास पड़ता है, भागीरथी नदी किनारे, वहाँ पर प्लासी नामक जगह है, वहाँ पर युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के गवर्नर जनरल थे उस समय रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, ये नाम लिखा गया ना तीसरे ऑप्शन में, मीर जाफर। इसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, अंग्रेजों की तरफ जाकर के मिल गया था, इस कारण से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, इसे आपको याद रखना है। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्ध काफ़ी फेमस हैं, अंग्रेजों की जीत जो है भारत में सुनिश्चित करता है 1764 का बक्सर का युद्ध। और 1757 से धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो भारत में प्रभावी होते चले गए। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में प्लासी का युद्ध हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई दिवस जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। 16 अगस्त, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 16 अगस्त 1946 को, जब भारत के बंटवारा के आसपास की डेट है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस सीधी कार्रवाई दिवस को हम लोग कलकत्ता दंगा के नाम से भी जानते हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को, उस समय गांधी जी कहाँ पर थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उस समय बंगाल में दंगे चल रहे थे, तो बंगाल के दंगों को शांत कराने के लिए गांधी जी कलकत्ता में ही थे। तो यहाँ पर देखिए दंगे चालू हो गए थे 1946 में। मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, मुसलमानों को अलग देश दिया जाए और हिंदुओं को अलग देश दिया जाए। इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कलकत्ता दंगे किए गए थे, इसमें ढेर सारे हिंदू मारे गए थे। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, इसे हम लोग कलकत्ता दंगे के रूप में भी जाना जाता है। आज का देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो हमने यहाँ तक आपको 40 प्रश्न कराए हैं, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ये चारों ऑप्शन है पंचतंत्र, रजतरंगड़ी, अर्थशास्त्र, इंडिका, इनको भी आप लोग बता सकते हैं कि इनके रचयिता कौन है, और विष्णु शर्मा को आपको बताना ही है। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग। इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं, इसे कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि आप 25 से 30 के बीच में पहुंच पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की और भी सीरीज चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जितनी आप कहेंगे उतनी आपको कराने का प्रयास करेंगे। पिछले वाले 6वें वीडियो हमने आपसे पूछा था कि 1991 में जो माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग फेमस हुआ था, कौन सा सॉन्ग फेमस हुआ था? ब्लैक एंड व्हाइट वाला। तो उसमें उनके वीडियो में आप देखेंगे तो उड़ीसी एक नृत्य करती हुई महिला के साथ में वो नृत्य कर रहे थे। तो एकमात्र नृत्य जो शामिल है ब्लैक एंड व्हाइट डांस में, वो उड़ीसी नृत्य शामिल है। ये 4 ऑप्शन में था कि कौन सा नृत्य शामिल है, तो ब्लैक एंड व्हाइट डांस आप यूट्यूब में देखे होंगे तो वहाँ पर उड़ीसी नृत्य शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आएगा इस प्रश्न का, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी प्रकार से आपको बता देंगे। अपना स्कोर कार्ड बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।